प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्यों कहा कि नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया जा सकता है लेकिन उसके ज्ञान को मिटाया नहीं जा सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त मोहित बघेल। आज हम भारत के इस गौरवशाली इतिहास के बारे में जानेंगे और आज हम जानेंगे भारत विश्व गुरु क्यों था पहले। ये आज बहुत बड़ा ज्ञान आपको मिलेगा, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साइड में बेल आइकन से जरूर दबाना, जिससे आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मित्रों, समय ना लगाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी उस समय दुनिया की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी जो विश्वविख्यात थी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से 500 साल पहले नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई और इसके प्रमुख आचार्य आर्यभट्ट थे, जिन्होंने दुनिया को जीरो दिया। आपने मूवी में गाना भी सुना होगा कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को जब गिनती आई। सोचिए, जीरो की स्थापना हमारे भारत ने की थी, आचार्य आर्यभट्ट ने, जिस जीरो के बाद आज हम चांद तक पहुंच गए हैं। दुनिया साइंस मैथमेटिक्स में शुरुआत करती है, शुरुआत का पहला पार्ट आचार्य आर्यभट्ट ने दिया था और वही आचार्य आर्यभट्ट नालंदा यूनिवर्सिटी के प्रमुख आचार्य थे। तो मैं आपको इसलिए ये बताना चाह रहा हूँ कि नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी है और नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर लगभग 90,000 बुकें थी, जिन्हें पांडुलिपियां कहा जाता था। मतलब कि लकड़ी की छाल की मोटे मोटे पेज होते थे। पहले कोई मशीन नहीं थी, कोई प्रिंटिंग मशीन नहीं थी और ना ही कोई पेज बनाने की मशीन थी, जिससे कि बहुत पतला लकड़ी से पेज काट के आज जो बनता है वो पहले नहीं बनता था। पहले लकड़ी के बड़े बड़े फट्टों पर लिखा जाता था और ऐसी बुकें 90 लाख थी। जब भारत में या दुनिया में कोई साइंस नहीं थी बुकें छापने वाली, तब भी नालंदा यूनिवर्सिटी में 90 लाख बुकें थी। इसीलिए नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाते जलाते 3 से 6 महीने लग गए थे और बहुत जबरदस्त आग लगी थी। आज सोचो कि अगर आज किसी लाइब्रेरी को आग लगा दे तो कितनी देर में खत्म हो जाएगी। मुझे लगता है 2-4 घंटे के अंदर खत्म हो जाएगी, लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी 6 महीने तक इसीलिए जलती रही क्योंकि उसकी सारी बुकें, जिन्हें पांडुलिपियां बोलते हैं, वो लकड़ी की बनी हुई थी। इसलिए उस यूनिवर्सिटी को विध्वंस करने में 3 से 6 महीने लग गए। आज भी वहां के पत्थर काले हैं। अब सोचो कि 90 लाख बुकों को विध्वंस करने के बाद आज भारत विश्वविख्यात है। आज भारत के पास भगवत गीता जैसा ग्रंथ है, रामायण महाभारत जैसा ग्रंथ है और न जाने अन्य ऐसे ग्रंथ थे जो वंचित रह गए हमसे और हम उन्हें प्राप्त शायद नहीं कर पाए। तब भी आज हम दुनिया में जाने जाते हैं। हमारे इतिहास का लोहा पूरी दुनिया में माना जाता है, हमारे ग्रंथों का, हमारे ज्ञान का लोहा पूरी दुनिया में माना जाता है। अब सोचो कि अगर 90 लाख पांडुलिपियां या बुकें हमारे पास उस समय के इतिहासकारों के, उस समय के ज्ञानी टीचरों की लिखी हुई होती तो देश पहले ही विश्व गुरु बन चुका होता। तो मित्रों, यहाँ पर विश्व गुरु की बात तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। आज भारत के ही लोग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को सबसे नंबर 1 मानते हैं। पूरी दुनिया के लोग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को नंबर 1 मानते हैं, लेकिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से 500 वर्ष पहले नालंदा यूनिवर्सिटी आई थी। अब हम बात करेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी को खिलजी ने विध्वंस क्यों किया। जब खिलजी को पता चला कि ये यूनिवर्सिटी इस भारत में रहेगी, तब तक हम भारत की संस्कृति को नष्ट नहीं कर सकते। आज दुनिया की सारे देशों की संस्कृतियां खत्म हो चुकी हैं, लेकिन भारत की संस्कृति क्यों नहीं खत्म हुई। नालंदा यूनिवर्सिटी जलाने के बाद भी ये मुगलों को बहुत बाद में पता चला। क्यों? क्योंकि भारत एक ऐसा देश है, भारत की संस्कृति ऐसी जो दीवारों से प्रेम करती है, पेड़ों से प्रेम करती है, सूर्य चंद्रमा को नमस्कार करती है, धरती के पैर छूती है, नदियों को प्रणाम करती है, पत्थर को देवता मानती है। तो ऐसे संस्कार को आप किस किस लेवल पर खत्म करेंगे, आप पहले ये सोचिए। उन्होंने बहुत कुछ योजना बनाई और हमारे मंदिरों को विध्वंस किया, नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया, ऐसे बहुत सारी और भी छोटे छोटे लेवल पर यूनिवर्सिटी ने सबको जलाया, लेकिन उसके बाद भी हमारे ग्रंथ आज हमारे बीच है, क्योंकि हम सृष्टि से प्रेम करते हैं। हम वसुदेव कुटुंबकम वाले, 1 अर्थ, 1 फैमिली और 1 फ्यूचर, हम वो मानने वाले व्यक्ति हैं। इसलिए आज हमारे देश की संस्कृति भारत में नहीं, भारत के अलावा पूरी दुनिया में मानी जाती है। आज तो ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर भारतीय है और अमेरिका की उपराष्ट्रपति भी भारतीय है, मतलब कि हिंदू है। उनकी माता भारतीय थी और पिताजी अफ्रीकन थे। और नालंदा यूनिवर्सिटी में भारत के अलावा दुनिया के अन्य देशों के, जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, इन सब देशों के लोग भी पढ़ने आते थे। आज भी सितंबर 2014 से यूनिवर्सिटी चल रही है, इसमें 400 स्टूडेंट पढ़ते हैं और 400 स्टूडेंट भारत के नहीं है। आज भी पूरी दुनिया के जगह जगह के लोग वहाँ पढ़ने आते हैं। इंडोनेशिया, जापान, चीन वगैरह देशों के लोग पढ़ने आते हैं।
तो इसलिए नालंदा यूनिवर्सिटी शुरू से ही दुनिया के लिए थी, आज भी दुनिया के लिए बनी है। और अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया, उसके बाद भी इसमें दुनिया भर के सब लोग पढ़ेंगे। अच्छा, नालंदा यूनिवर्सिटी में दाखिला कैसे मिलता था उस समय और इस बार भी कैसे मिलेगा, ये भी मैं आपको बता दूं। नालंदा यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए आपको, जैसे कि आज नीट का एग्जाम डॉक्टरी के लिए कंप्लीट करना पड़ता है, ठीक उसी तरह नालंदा यूनिवर्सिटी में उसके योग्य बनने के लिए आपको एक एग्जाम देना पड़ता है, जब आपको एडमिशन मिलता है। ऐसे ही आज भी आपको नालंदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए उसके योग्य बनना पड़ेगा और उसका एग्जाम पास करना पड़ेगा। नालंदा यूनिवर्सिटी में 550 से ज्यादा स्टूडेंट पढ़ाए जाएंगे, 40 कक्षाएं बनी हुई हैं, 300 स्टूडेंट का ऑडिटोरियम बना हुआ है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस नालंदा यूनिवर्सिटी को, मैं आपको इमेज पे दिखा रहा हूँ, इस इमेज पे देखिए इस नालंदा यूनिवर्सिटी को किस तरह तैयार कराया है। 10 साल से इस नालंदा यूनिवर्सिटी में काम चल रहा है और उद्घाटन के समय भारत ही नहीं, भारत के अलावा 17 देशों के नेता लोग वहां पर मौजूद थे, 17 देशों के मेहमान वहां पर मौजूद थे। और इससे आप समझ में आ रहा होगा कि नालंदा यूनिवर्सिटी हमारे भारत की कितना बड़ा ज्ञान था और कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी, दुनिया की जानी मानी यूनिवर्सिटी। इसलिए मित्रों, अगर आपको नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत ज्यादा जानना है, मैं अगर बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में जानो और गौरवशाली इतिहास को पढ़ो और जानो कि हम विश्वगुरु कैसे थे, कहां से थे और कैसे बने और कैसे हम यहां तक आए। मैं एक बार आपको फिर कहूंगा कि आज हमारी कंडीशन सांप की तरह हो गई है। सांप के मुंह में जहर मिलेगा या पूंछ में जहर मिलेगा, बीच में जहर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सांप के बीच में जहर नहीं होता है। इसका एक अलग इतिहास है, पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ठीक इसी तरह हमारे पास भी पूरा संपूर्ण ज्ञान नहीं है, इतिहासकारों के कहने पर हमारा ज्ञान मिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाने के बाद भारत का इतिहास विध्वंस हो गया। आज भी कुछ इतिहासकार कुछ लाइनें बनाकर इतिहास को एक दूसरे से जोड़ते हैं, तभी लोग क्वेश्चन उठाते हैं ऐसा क्यों किया गया, उसमें ऐसा क्यों किया। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि रामायण में एक लाइन उठाते हैं, वैसे सब उसका ज्ञान क्लियर हो चुका है, बड़े बड़े विद्वानों ने उसे बता रखा है, वाल्मीकि जी के रामायण में भी लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ कुछ मूर्ख लोग हैं जो उसको उठाते हैं कि शुंभक को भगवान ने क्यों मारा। शुंभक शूद्र था इसलिए भगवान ने मारा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि माता सबरी भी शूद्र थी, भगवान ने उनके झूठे बेर भी खाए थे। और केवट भी शूद्र थे, उनके साथ भी हो रहे थे, उनके राज्य में रहकर उन्होंने उनका भी भोजन प्राप्त किया था और उनकी नाव में बैठकर नदी पार भी की थी। तो मित्रों, ईश्वर का स्नेह भी बराबर था, जरूरी था। इसलिए शुंभक पे क्वेश्चन उठाने वाले लोगों को भी मेरा कहना है कि नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ें और भारत के गौरवशाली इतिहास के बारे में पढ़ें, जिससे कि आप भारत के गौरवशाली इतिहास के प्रति जागरूक हो। तो मित्रों, भारत के गौरवशाली इतिहास को जानकर आपको कैसा लगा? आज का वीडियो मेरा यहीं तक था। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साइड में बेल आइकन से जरूर दबाना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।